गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा BA थर्ड ईयर और सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक प्रकरण है पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक। आज हम जॉन लॉक के बारे में चर्चा करेंगे और जॉन लॉक उदारवाद संबंधी विचारों को हम जानेंगे। जॉन लॉक का थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे, दो लाइन का थोड़ा सा। जॉन लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय में 1632 ईस्वी में हुआ। जॉन लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कब हुआ? 1632 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा के लिए जॉन लॉक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेजा गया, जहां पर उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की। लॉक जब 10 वर्ष का था तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई और क्रांति के 2 वर्ष पश्चात लॉक ने अपना एक ग्रंथ लिखा। जॉन लॉक के ग्रंथ का जो ग्रंथ है वो है शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध जिसमें लॉक ने गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया है। हम चर्चा कर रहे हैं यहां उदारवाद पर। देखिए, लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। उसके विचार इस प्रकार थे कि उसने स्वतंत्रता पर इतना महत्व दिया। उदारवाद स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है, तो जॉन लॉक ने स्वतंत्रता के बारे में अपने विस्तृत विचार दिए। मानवीय जीवन के लिए स्वतंत्रता को अहम माना और यह कहा कि प्राचीन काल से स्वतंत्रता मानवीय जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। स्वतंत्रता प्राचीन काल से मानवीय जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल अधिकार है। व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन यदि वो जकड़ता है तो समाज में आकर जकड़ता है। इसलिए व्यक्ति
फ्रीडम रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो ये आज का लक्ष्य नहीं है, प्राचीन काल से स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। जिस चीज को, जिस स्वतंत्रता को लोगों ने, स्वतंत्रता के लोगों ने आंदोलन किए, विभिन्न देशों में आजादी के लिए आंदोलन हुए, इसको जॉन लॉक ने पहले विस्तृत रूप से अपने विचार दे दिए थे कि मानव जीवन के लिए स्वतंत्रता का महत्व कितना है। लेकिन इस स्वतंत्रता को राजनीतिक विचार का जो केंद्र बिंदु बनाया, वो किसने बनाया? उदारवाद ने बनाया। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन स्वतंत्रता को राजनीतिक विचार का केंद्र बिंदु बनाने का श्रेय किसे? उदारवाद को है। किसे है? उदारवाद को है, अर्थात जॉन लॉक को है। क्योंकि उदारवाद की आत्मा किसमें बसती है? जॉन लॉक में बसती। और लॉक ने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। लॉक ने जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी शासन मानव के जीवन की स्वतंत्रता पर आघात न करे। शासन की शक्ति मर्यादित होनी चाहिए। शासक को इतना अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के निजी जीवन पर हस्तक्षेप करे, उसकी स्वतंत्रता पर आघात करे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है। प्रतिबंध केवल वही स्वीकार करेगा जो उसके विकास में बाधा है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, और चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सब में वो क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। प्राचीन काल से स्वतंत्रता के दो रूप प्रचलित हैं। एक प्राचीन उदारवाद, पुरातन उदारवाद, दूसरा है नवीन उदारवाद। उदारवाद की दो रूप प्रचलित हैं। दो रूप प्रचलित है। नंबर एक, पुरातन उदारवाद। पुरातन उदारवाद। दूसरा है नवीन उदारवाद। नवीन उदारवाद। दो रूप हैं, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद।
पुरातन उदारवाद देखते हैं। पुरातन उदारवाद, पुरातन उदारवाद के जो प्रतिपादक है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें प्रमुख रूप से जेम्स मिल, थॉमस पेन और जेफरसन। पुरातन उदारवाद के प्रतिपादक कौन कौन है? जेम्स मिल, जेफरसन, व थॉमस पेन। ध्यान रखना, जेम्स मिल, जेफरसन और थॉमस पेन पुरातन उदारवाद के प्रतिपादक हैं। पुरातन उदारवाद राज्य की श्रेष्ठतम अवस्था में, राज्य की श्रेष्ठतम अवस्था में एक बुराई मानता है। किसको? राज्य को। पुरातन उदारवाद राज्य की श्रेष्ठतम अवस्था में एक बुराई मानता है। क्या मानता है? बुराई मानता है। बुराई मानता है और राज्य को केवल एक प्रहरी की भूमिका प्रदान करता है। प्रहरी की भूमिका प्रदान करता है और राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित करने के पक्ष में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्य केवल व्यक्ति के विकास में यदि कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने का कार्य करे, अन्यथा राज्य का कार्य केवल सीमित है, उसको निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कौन मानता है? पुरातन उदारवाद। पुरातन उदारवाद मानता है। पुरातन उदारवाद राज्य को एक प्रहरी की भूमिका प्रदान करता है। भूमिका प्रदान करता है और राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में है कि राज्य का कार्य व्यापक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीमित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नवीन उदारवाद दूसरा है। नवीन उदारवाद, नवीन उदारवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले जो विचारक हैं वो स्वयं जॉन लॉक है। नवीन उदारवाद के प्रतिपादक जॉन लॉक। ध्यान रखना कि नवीन उदारवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक है। और लॉक शासन को स्वतंत्रता का प्रमुख साधन मानते हुए भी कभी इस बात को नहीं भूला है कि शासन की शक्ति मर्यादित होनी चाहिए और मानवीय स्वतंत्रताओं पर कभी आघात नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि शासन को स्वतंत्रता का प्रमुख साधन लोक ने माना है। लोक
का मत है कि शासन स्वतंत्रता का क्या है, प्रमुख साधन है। प्रमुख साधन है। और भाई इस बात को भी नहीं भूला है कि स्वतंत्रता शासन के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन शासन मर्यादित होना चाहिए। शासन को जनता के अधिकारों पर आघात करने का कोई अधिकार नहीं है। मानवीय स्वतंत्रता पर कोई आघात शासन के द्वारा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोक की यह भी धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त है। लोक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। जब राजनीतिक समाज की पूर्ण स्थापना होने पर ये अधिकार पूर्ण सुरक्षित हो गए। अधिकार पूर्ण सुरक्षित हो गए। यानी कि जब राजनीतिक समाज की स्थापना हो गई तो अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को नहीं छीन सकता है। ये राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है। लोक ने भी कहा है कि शक्ति का दुरुपयोग कोई न करे, शक्ति का दुरुपयोग कोई न करे, और दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने शक्ति विभाजन सिद्धांत को स्थिर कर दिया है। उसका यह भी मानना है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को यदि एक स्थान पर रख दिया जाए तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्वतंत्रता खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि शक्ति का दुरुपयोग किसी को नहीं किया जाना चाहिए। लोग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक जगह पर रखने का समर्थक नहीं है, क्योंकि एक जगह रखने पर शासन अमर्यादित होता है और शक्तियों का दुरुपयोग करता है। इसलिए सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनको अलग अलग रखा जाना चाहिए। इनकी शक्ति अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। राजनीतिक उदारवाद की सबसे बड़ी देन क्या है? राजनीतिक उदारवाद की सबसे बड़ी देन है धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत। राजनीतिक
उदारवाद की सबसे बड़ी देन क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत। का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत लोक का विचार है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोक तो यहां भी ये इतना कहता है कि एक राज्य में इस बात की छूट होनी चाहिए, इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वह कोई सा भी धर्म को अपना सके, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। अर्थात उसको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन लॉक के राजनीतिक उदारवाद सबसे बड़ी देन मानी जाती है धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। लोग व्यक्तियों की स्वतंत्रता के प्रति इतना जागरूक था कि उसने शासन के खिलाफ जनता को विद्रोह का अधिकार भी प्रदान कर दिया। लोग मानवीय स्वतंत्रता के प्रति इतना जागरूक था कि उसने जनता को शासन के खिलाफ विद्रोह का अधिकार प्रदान कर दिया। विद्रोह का अधिकार प्रदान कर दिया। अर्थात यदि शासक अनुचित कार्य करे, मानवीय स्वतंत्रता का उल्लंघन करे, तो जनता का यह कर्तव्य बनता है कि वह शासन के खिलाफ विरोध करे, प्रतिरोध करे, गलत नीतियों का प्रतिरोध करे। इसलिए मानवीय स्वतंत्रता के इस रक्षक को उदारवाद की आत्मा कहना बिल्कुल ठीक होता है। इसलिए मानवीय स्वतंत्रता के इस रक्षक को उदारवाद की आत्मा कहना बिल्कुल ठीक है। यानी कि जितना स्वतंत्रता के प्रति लोक ने जागरूक किया, लोगों को विचार दिए, स्वतंत्रता का महत्व दिया कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए क्यों आवश्यक है, इतना शायद किसी अन्य विचारक ने
नहीं दिया है। इसलिए लोक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने लोक का उदारवाद का अध्ययन किया और स्वतंत्रता के महत्व को जाना उदारवाद के माध्यम से। धन्यवाद।